ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 8 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 8 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 8 है और इसी प्रकार से मैंने आपको टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 7 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। तो अगर आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन बचे हुए कम दिनों में बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम किसी भी एक ग्रुप में, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वह फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 8 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार से हमने ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस 2025 के लिए फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 7 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ से कूट में से आपको सही उत्तर को चुनना है। देखिए, सूची 1 में विद्रोह दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 में वर्ष दिया गया है। एक एक करके इसको मिलाइए। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके मिलाते हैं। देखिए, अहोम विद्रोह जो है ना, ये 1828 में हुआ था। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये असम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोल विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है ना, ये आपका 1831-32 में हुआ था। 1831-32 में किसके नेतृत्व में? तो बुधो भगत के नेतृत्व में। ठीक है। अच्छा, संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। किसके नेतृत्व में? तो ये हुआ था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे, बट मोस्टली आपको सिद्धू और कान्हू का ही नाम पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1921 में। ठीक है ना, मालाबार क्षेत्र में हुआ था, केरल में हुआ था 1921 में। और किसके नेतृत्व में? तो अली मुसलियार के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा, अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। अली मुसलियार के नेतृत्व में। ठीक है ना। अब चलिए एक एक करके मिला लेते हैं इसको। देखिए, ए का हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बी का हो जाएगा आपका 4, सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का आपका हो जाएगा 3। ठीक है ना। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। चलिए, और देखिए इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और सेशन के एंड में आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न कि प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, बारदोली किसान आंदोलन जो है ना, ये हुआ था कब? बारदोली सत्याग्रह जिसको आप लोग बोलते हैं, ये 1928 में हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? 1928 में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और उनकी कुशल रणनीति और किसानों के बीच लोकप्रिय समर्थन के कारण यह आंदोलन सफल भी रहा था। इस आंदोलन की सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि पहले वल्लभ भाई पटेल थे, इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। तो पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि दिया गया था, तो आपको याद रखना है ये चीज़।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, ये हो गया आपका बारदोली सत्याग्रह, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह भी आपको याद रखना 1918 में। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा फिर से यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ देखिएगा सूची 1 में युद्ध दिया गया, दूसरी तरफ जो है वे मतलब किस प्रकार से उनके परिणाम रहे थे वो दिया गया है। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। चलिए देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना, ये आपका किसके तहत समाप्त हुआ था, तो ये एक्स-ला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। अच्छा, दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना, इसमें आपको याद रखना है दूसरा कर्नाटक युद्ध फ्रेंड्स, ये आपका पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये अनिर्णायक रहा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है ना, तीसरा, ये आपके पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ था इसका। और जो प्रथम मैसूर युद्ध था, इसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया, सॉरी हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश की हार, हैदर अली इसमें जीता था। तो इसको आप मिला सकते हैं 4-2-1-3। और ये पहले भी इसी फुल लेंथ ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस के टेस्ट में था, ठीक है ना। तो 4-2-1-3 यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में, ये ऑलरेडी प्रश्न हो चुका है, किसी न किसी सेट में था। देखिए निम्नलिखित में से देखिए किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, स्वर्ग से उत्पन्न। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो है 1 से लेकर के सेट 7 तक, यानी कि जो फुल लेंथ जो आपका टेस्ट है ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का, 1 से लेकर 7 तक में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनको मैंने एक जगह आपको करा दिया, ताकि सहूलियत हो आपको पढ़ने में। और मैं प्रयास करूंगा किसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट को मैं करवा दूं। सेशन कैसा लगा है, अगर आपने देखा है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, तो फ्रेंड्स देखिए ये कहा गया है किसको, तो आपको ध्यान रखना है, ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। अच्छा, आपको याद होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में जो है बंगाल में इसने द्वैध शासन की शुरुआत किया था। द्वैध शासन की शुरुआत कब, तो 1765 ईस्वी में, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, कौन सा जगह जो था, ये बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए बहावी आंदोलन, जिसे 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण इस्लामी पुनर्उत्थानवादी आंदोलन माना जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका मुख्य केंद्र रहा था पटना, बिहार रहा था इसका मुख्य केंद्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, किसने किया था, सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य जो था इस्लाम में सुधार करना और उसे उसके मूल स्वरूप में वापस लाना था, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए याद रखना आपको कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1897 में। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और देखिए 1897 में इसका स्थापना विवेकानंद जी ने किया था, क्लियर है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, 1887 में जो है विवेकानंद जी ने ही बेलूर मठ की भी स्थापना किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने, कब, तो 1887 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा सूची दिया गया है, फिर से मिलान करना, एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दिया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए एक तरफ संगठन है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम दे दिया गया है। तो देखिए नाम इधर है, संस्थापक का नाम। अब क्या कीजिए, आप यहाँ पर ला दीजिए प्रार्थना समाज को, ए में आप क्या लीजिए, प्रार्थना समाज को आप ए में ला दीजिए, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी को आप यहाँ पर ला दीजिए, ठीक है ना। विवेकानंद में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। अब चलिए, अब मिलान करिए। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपको याद होगा केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर इत्यादि लोगों ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महादेव गोविंद रानाडे है, जैसे कि मैंने बताया है कि केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे पूरा नाम है इनका, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर इत्यादि ने किया था। तो यहाँ पर प्रार्थना समाज का आपका हो जाएगा कौन,
2 नंबर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। रामकृष्ण मिशन अभी मैंने बताया था विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना किया था, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले ने किया था, ज्योतिबा फुले ने, तो ये 4 हो गए। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। ये क्वेश्चन बड़ा ही रिपीट होता है एग्जाम में, तो आपको याद होगा कि 1857 का जो विद्रोह था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था वीडी सावरकर जी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था। फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अब आप पढ़ाई करिए, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा 1907 में जो है आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। 1907 वाला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था, ठीक है ना। इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है, और 1907 में ये सूरत में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरबी घोष दिया गया है, रास बिहारी घोष, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूख हड़ताल का प्रयोग जो है हथियार के रूप में किया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कब की घटना है, तो ये 1918 की घटना है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें मजदूर 35% बोनस की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया, एकजुटता दिखाते हुए भूख हड़ताल की, जिससे मिल मालिक 35% बोनस देने के लिए सहमत हो गए। ये गांधी जी द्वारा किया गया पहला भूख हड़ताल था, जिसका उपयोग उन्होंने किसी भी आंदोलन में हथियार के रूप में पहली बार किया था, ठीक है। देखिएगा निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई हैं, ये क्रम से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक एक करके देखते हैं। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी, तो ये 1922 की है, फरवरी 1922 की घटना, मैं सीधे सन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। यहाँ पर डेट लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 13 अप्रैल के दिन हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको याद रखना ही रखना है 13 अप्रैल 1919 को, बट देखिए रॉलेट सत्याग्रह भी 1919 की घटना है। रॉलेट सत्याग्रह जो है ये आपका कब आया था, तो ये भी 1919 में ही आया था, इसीलिए यहाँ पर आपका ये 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना, 6 अप्रैल के दिन। और ये 13 अप्रैल के दिन। चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है, ठीक है। अब आपको याद हो जाएगा ना, ठीक है। बताइए रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, और 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, तो 19 मार्च 1919 को, और इसी के विरोध में जो है गांधी जी ने संपूर्ण देश में देशव्यापी हड़ताल किया था 6 अप्रैल 1919 को। इसी को रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब एक एक करके मिले, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 19 नहीं, यहाँ पर देखो 1917 यानी कि चौथा, ठीक है ना, यहाँ पर एक ही दिया गया चौथा में, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तीसरा हो जाएगा 6 अप्रैल 1919, उसके बाद दूसरा हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, उसके बाद 1922। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रसिद्ध देखिए 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इसको जो है 10 राजाओं के युद्ध को दशराग्य युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको जो है दशराग्य युद्ध भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ, यहाँ मैं लिखता हूँ बैटल ऑफ BATTLE, बैटल ऑफ, ठीक है ना, 10 किंग्स, अंग्रेजी में इसको इस नाम से जाना जाता है। दशराग्य युद्ध भी कहा जाता है, या फिर 10 राजाओं का युद्ध भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और देखिए ये लड़ा गया था राजा सुदास, ठीक है ना, और 10 राजाओं के बीच में। अलग 10 राजा थे और एक तरफ सुदास थे। यह युद्ध जो है रावी नदी के तट पर, पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है ना। रावी नदी या पुरुषनी नदी दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस युद्ध में राजा सुदास जो थे इनकी विजय हुई थी, ठीक है ना। अच्छा दशराग्य युद्ध पूछा जाता है कि दशराग्य युद्ध का वर्णन जो है किस वेद में है। दशराग्य युद्ध का वर्णन जो है ये आपका ऋग्वेद में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है दशराग्य युद्ध का वर्णन। चलिए फ्रेंड्स पूरी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ जितना आवश्यकता है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। यहाँ पर शब्द देखिएगा अभिलेख लगा हुआ है वर्ड, ठीक है ना, तो इस पर फोकस करना है आपको।
भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है ये हेलियोडोरस, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, हेलियोडोरस, ठीक है ना। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा में है, ठीक है ना। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के विदिशा में है, ठीक है। चलिए, और इसमें जो है हेलियोडोरस द्वारा भागवत धर्म ग्रहण करने और वासुदेव की पूजा करने का उल्लेख है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ये भी पूछा जाता है। तो पूजा करते थे ये किसकी, तो पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे, तो उपासना करते थे पशुपति की। पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे, तो पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मातृशक्ति में। चलिए, उसके बाद देखिए मिलान करना है। एक तरफ जैन तीर्थंकरों का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उनका जो चिन्ह है, प्रतिमा लक्षण, एक तरह से इनका चिन्ह कह सकते हैं, ठीक है ना, वो दिया गया, और मिलान करके आपको सही उत्तर यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो एक एक करके हम लोग मिलाते हैं। देखिए, आदिनाथ, आदिनाथ जो है ना, नाम आपको देखिए, आदिनाथ, इनको ऋषभदेव भी कहा जाता है। अब देखिए, ऋषभदेव जैसे ही मैंने नाम लिया, आप सभी को पता चल गया कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और ये पहले तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये वृषभ यानी कि सांड था, ठीक है ना। तो ये आपका वृषभ हो गया। अच्छा, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जो थे ना, ये जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये कलश था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल कलश, ठीक है ना। तो देखिए 1 4 मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 4 यहाँ इसी ऑप्शन में है, ठीक है ना। अच्छा, पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। इसका प्रतीक चिन्ह जो था ये सर्प था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, ठीक है ना, सर्प है। और संभवनाथ जो थे ना, ये जैन धर्म के 3रे तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये घोड़ा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अश्व दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, 1 मिनट, कौन सा आंसर होगा इसका, एक के बाद क्या हो जाएगा, मल्लीनाथ का हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह, तो मैंने बताया था जल कलश है। तो 1 4 1 4 ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए, जैन धर्म के जो आपके 24वें तीर्थंकर है वर्धमान महावीर हैं, और उनका जो प्रतिमा लक्षण है वो सिंह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कि बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगति में हुआ था। चलिए बताइएगा। तो देखिए, बौद्ध धर्म का जो हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था, ये बौद्ध जो संगति हुई थी चौथी, उसी में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति। ये कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में, ठीक है ना, याद रखना है। और इसी संगति में बौद्ध धर्म 2 मुख्य संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अच्छा, हीनयान क्या थे, तो यह संप्रदाय बुद्ध के मूल उपदेशों का पालन करता था और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। बट जो महायान था, यह संप्रदाय बुद्ध को एक दिव्य प्राणी के रूप में पूजता था और मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था। तो ये डिफरेंस था। चलिए, बाकी प्रथम बौद्ध संगति ये सब मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया। ये राजगिरी में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। चलिए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। अच्छा, पिछले बार ही पूछा गया था कि चिकित्सक कहाँ के निवासी, जो जीवक थे, बिंबिसार के चिकित्सक जीवक हैं, पहले जीवक पर आप टिक लगा लीजिए। ये कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रेंड्स ये राजगृह के रहने वाले थे जीवक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पिछले बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। और बिंबिसार जो था ना, ये आपको याद होगा, ये हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है, और इसी के चिकित्सक थे जीवक। ये राजगृह के रहने वाले थे जीवक, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर आपको याद होगा, जो आपका सिकंदर था उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। कब किया था, 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता होगा, ये जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था मानने वाला, तो जैन धर्म का, ठीक है ना। और इसने जो है जैन धर्म की दीक्षा किस लिए लिया था, तो इसने भद्रबाहु से जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था। अच्छा, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है ना, नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके, ठीक है ना, आपको याद होगा। उसके बाद देखिए, अंतिम जो मौर्य शासक था वो था बृहद्रथ, यहाँ मैं लिखता हूँ, कौन था,
बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी हत्या, इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। यहाँ मैं लिखता हूँ पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ का ये सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इसने 185 ईसा पूर्व में जो है इसकी हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया। तो यही पूछा गया है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो शुंग वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। किसकी हत्या करके? तो बृहद्रथ की। यह भी पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना है बृहद्रथ। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? देखिए कनिष्क की बात कर रहे हैं तो ये कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है ना। और इसके दरबार में इसमें से कौन से नहीं थे, तो ये विशाख दत्त हो जाएंगे। विशाख दत्त नहीं थे। दरअसल विशाख दत्त जो है ये गुप्त काल के प्रसिद्ध नाटककार थे। और विशाख दत्त की रचना आपको याद होगा, क्या नाम है इसका? विशाख दत्त की रचना का नाम फटाफट बताइए, तो बताइए जल्दी से। मुद्रा राक्षस, ठीक है ना, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, किसका नाटक है? तो ये आपको याद रखना है विशाख दत्त की, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? बताइए फटाफट। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये कहाँ पर शुरू की गई है, किस राज्य में? तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह ट्रेन जो है, यह ट्रेन याद रखिएगा कतरनिया घाट, यहाँ मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। यह ट्रेन जो है कतरनिया घाट, ठीक है ना, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, और दुधवा टाइगर रिजर्व, और दुधवा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व शॉर्ट में लिखता रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो सफारी है ना, पहली विस्टाडोम जंगल सफारी, ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और यह ट्रेन सेवा करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व को जोड़ती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? बताइए संघ लोक सेवा आयोग का। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो बने हैं, ये पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को जो है नियुक्त किया गया है, डॉक्टर अजय कुमार को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है? अब देखिएगा ऑप्शन में जो है जिन्होंने जीता उनका नाम नहीं है। मैं सबसे पहले नाम बता देता हूँ। इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इनका नाम है आपका मनीषा भनवाला। क्या नाम है इनका? मनीषा। यहाँ मैं लिखता हूँ मनीषा, मनीषा भनवाला, ठीक है ना, मनीषा भनवाला ने, भनवाला, मनीषा भनवाला ने जो है ना एकमात्र एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। एकमात्र गोल्ड मेडल। भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड हो गया जो मनीषा भनवाला ने जीता है, 3 सिल्वर हो गया और 6 जो होगा ये ब्रॉन्ज हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल 10 मेडल भारत ने जीता है और एकमात्र गोल्ड मेडल मनीषा भनवाला ने जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जॉर्डन के अम्मान में इसका आयोजन किया गया था, जॉर्डन में, ध्यान रखना आपको। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया गया है क्योंकि ऑप्शन में नाम नहीं है। चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स बना लीजिए। 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में यूएनडीपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास जो सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। और 2025 में भारत के यहाँ पर रैंक पूछा जा रहा है, तो भारत का जो रैंक है इसमें फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है 130वां है। पहले स्थान पर इसमें जो है आइसलैंड है। पहले स्थान पर कौन सा है देश है? तो आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? दुनिया का पहला है और वो भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर जो होगा ये आंध्र प्रदेश का अमरावती होगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अगला प्रश्न है कि किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार, पत्रकारिता के लिए, और ये दिया गया है मृदुलिका झा को। किसको? मृदुलिका झा को दिया गया है। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका समय क्या रहा था? तो 1951 से लेकर के 1956 तक रहा था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, आपको याद होगा, ठीक है ना। और देखिए ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए इस जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी मुख्य प्राथमिकता कृषि क्षेत्र का विकास और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देना था।
और इसी योजना में, इसी पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी पर बांधों पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कृषि का विकास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है ये आपका सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जो है नाबार्ड यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए 12 जुलाई 1982 को, आप डेट भी चाहें तो याद रख सकते हैं, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में पड़ता है। और देखिए वर्तमान में इसके जो अभी चेयरपर्सन है, ठीक है ना, चेयरमैन जो है उनका नाम है साजी केबी, अंग्रेजी में मैं लिखता हूँ साजी, SHAJI, साजी केबी। ठीक है ना। चलो, उसके बाद पूछा गया है कि LIC की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। तो यहाँ पर देखिए 1956 दिया गया है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में ही है। ठीक है ना, LIC का भी। देखिए फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है, फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है भाईचारा। तो यहाँ पर देखिए भाईचारे की भावना, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, सांझ और रात के बीच के समय को। देखिए हिंदी व्याकरण के लिए ना आप प्रयास करिए पूरा प्रीवियस ईयर पहले पढ़ने का। ठीक है ना। तो इसको गोधली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। सभी ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए कहीं कहीं अगर एरर हो जाता है मुझसे तो आप क्वेश्चन नंबर लेकर के कमेंट करिएगा। ठीक है ना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह सायंकाल घूमने जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, वह सायंकाल घूमने जाता है, वह प्रातः काल घूमने जाता है, ऐसा होता है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, बताइए। भद्र शब्द का तद्भव रूप, तो भद्र शब्द का तद्भव रूप जो होगा ये भला होगा, भला। ठीक है ना, यहाँ पर भला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत WHO का सदस्य देश कब बना था। अर्थात WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और भारत जो है WHO का सदस्य बना था कब, तो 12 जनवरी 1948 को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है, यानी कि रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए रॉकेट जो है ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, और एक तो हो गया न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ये दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन में देखिए संवेग के संरक्षण पर, और गति का प्रथम नियम पर नहीं है, गति का तीसरा नियम है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये आधारित है, कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए अनुवांशिकी का जनक जो है ये किसको कहा जाता है, तो फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, याद रखना, मटर के पौधे पर, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी ग्रंथि है। तो देखिए शरीर का तापमान बनाए रखने वाली जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। और यह मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद और जो हार्मोन है कुछ उसके स्राव जैसे कई कार्यों को नियंत्रित करता है। तो ये आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथ, इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन यहीं से स्रावित होता है। ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि से कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एड्रिनल जो होता है यहीं से जो है आपको इसी ग्रंथि से ग्रंथि को उड़ो और लड़ो हार्मोन यहीं से स्रावित होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित धातु में से कौन सी एक अमेलगम नहीं बनाती है। अमेलगम नहीं, देखिए शब्द पढ़िएगा, नहीं बनाती है। इसमें से अमेलगम कौन सा नहीं बनाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम और लोहा। तो इसमें से देखिए अमेलगम लोहा नहीं बनाता है, लोहा राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, फिर से मिलान करना है, इस बार मिलान करने वाला ज़्यादा दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, और यहाँ पर सही आंसर आपको चुन करके बताने हैं। ठीक है। तो देखिए भंजन आपका हो जाएगा पेट्रोलियम, प्रगलन हो जाएगा आपका तांबा, 2 और 3 हो गया, हाइड्रोजनीकरण हो गया आपका किसका,
तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा का और वल्कनीकरण वल्केनाइजेशन रबर का। तो यानी कि 2 3 4 और 1, 2 3 4 1 यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, आधा जल होता है, ½ H2O देख सकते हैं, इसीलिए इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। अगर इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा जिप्सम अगर पूछा जाए तो जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। देखिए जब जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तब ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर करने में, मूर्ति बनाने में, इन सब में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से बिना द्रव्य में आए सीधे वाष्प बन गया, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन। चलिए उसके तरफ एक तरफ देखिएगा, फिर से मिलान करना है, ईंधन है और दूसरी तरफ उसका प्रमुख घटक है, ये मिलान करके आपको राइट आंसर बताना है। तो CNG का प्रमुख घटक क्या होता है? CNG का प्रमुख घटक जो होता है ये मीथेन होता है, आपको पता है मीथेन होता है। और CNG का फुल फॉर्म याद रखना आपको, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अंग्रेजी में इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए मीथेन और एथेन हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन हो गया, ठीक है। कोल गैस में आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये आपका 4 हो गया। और जल गैस वाटर गैस में हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो ये 1 हो गया। 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन आप C में देख सकते हैं। चलिए ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर में मुख्य रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कौन? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए उसके बाद देखिएगा, फिर से मिलान करना है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। और जीवाश्म का अध्ययन जो है जीवाश्म विज्ञान, तो पैलियो बायोलॉजी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको आप मिलाइए एक एक करके, पक्षी का ऑर्निथोलॉजी 3, वंशागति का जेनेटिक्स 4, पर्यावरण का इकोलॉजी 2 और जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी यहाँ पर दिया गया है 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन बी में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? देखिए इसमें से मछली नहीं पूछा गया है, जहां नहीं रहता है ना प्रश्न में वहां पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो इसमें से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टार फिश जो है ना ये मछली नहीं है, स्टार फिश इसमें से मछली नहीं है। स्टार फिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, ये मीन वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ये इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म है ये स्टार फिश। चलिए टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो देखिए टमाटर में लाल रंग, अच्छा ये पूछा जाता है गाजर में कौन सा पाया जाता है क्लोरो, जो आपका रंग होता है जो वर्णक है, तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, ठीक है ना। अच्छा चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, विटामिन। और यहाँ पूछा जा रहा है टमाटर में, तो टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण, ठीक है। चलिए मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व, मानव शरीर में, हमारे शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व, तो ये आपको पता है कि ये आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन आपको याद होगा विटामिन के है, बट अगर प्रोटीन पूछेगा तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फ्राइबिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये एंजाइम आपका कौन सा है? तो रक्त का थक्का बनाने में थ्रोम्बिन नामक एंजाइम फ्राइबिनोजन को फ्राइबिन में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। फ्राइबिनोजिन को फ्राइबिन में परिवर्तित करता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, इसको अब ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। थ्रोम्बिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का बनाने में है? तो थ्रोम्बिन। और विटामिन पूछेगा तो विटामिन के, क्लियर। चलिए वृक्क यानी कि किडनी पूछा है, अंग्रेजी में किडनी, किडनी के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये 1200 सीसी, इसको आप कंठस्थ याद रख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, अच्छा, वृक्क की जो कार्यात्मक यूनिट है, इकाई है, किडनी की यूनिट, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, नेफ्रॉन। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है प्रश्न। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? सबसे अधिक प्रभावकारी, तो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का होता है। अच्छा, प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? तो प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होगा? तो लाल रंग में। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए, मिलान करना है। एक तरफ जो है आप देख सकते हैं विटामिन टाइप का दिया गया, दूसरी तरफ बीमारी दिया गया उनसे संबंधित। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। फॉलिक अम्ल, यहाँ अम्ल बना लीजिएगा, फॉलिक एसिड जो है, एसिड ही लिख लीजिए। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? तो ये आपका होता है एनीमिया, जिसको कि रक्त अल्पता बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए रक्त अल्पता। 3, विटामिन ए की कमी से होगा आपका रतौंधी, रतौंधी 1, और विटामिन B1 की कमी से बेरी, तो 2। 4, 3, 1, 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी, तो देखिए थायराइड ग्रंथि की खराबी जो होता है ना, मुख्य रूप से ये किसकी कमी के कारण होता है? तो मुख्य रूप से आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर आपका आयोडीन हो जाएगा। देखिए, अल्जाइमर जो है एक तरह का रोग है। पूछा गया है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में आपको पता है कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क प्रभावित होता है, और यह रोग मस्तिष्क के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है जो यादाश्त, सोच और भाषा जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मस्तिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है ना, ये सेंट्रीफ्यूगेशन, जो अपकेंद्रण है उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है ना, तो अपकेंद्रण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, ये पूछा गया। तो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है ना, पृष्ठ तनाव के कारण, इसको आप ध्यान रखिएगा। सही कथन इसमें से चुनना है। देखिए, लाल रंग का जो प्रकाश है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, नहीं, बैंगनी प्रकाश से अधिक है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक है। ये वाला कथन मेरे हिसाब से अभी सही है, बी। बाकी 2 ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है ना, बाकी 2 ऑप्शन है कि बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी का सबसे कम होता है, बैंगनी प्रकाश सबसे कम होता है, तो बैंगनी का सबसे कम होगा, ज़्यादा किसी से नहीं होगा। तो ये दोनों गलत हो गए, तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट इसमें से सही दिया गया है। ठीक है ना। चलिए 58 नंबर देखिएगा कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, एंडोस्कोप इसको बोला जाता है, ध्यान रखना आपको। तो एंडोस्कोप जो है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, जब बर्फ पिघलती है तब द्रव, बताइए इसका क्या होता है? तो जब बर्फ पिघलती है तो वह पानी में बदल जाता है, और बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए आयतन कम हो जाएगा, आयतन घटता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, आयतन घटता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। अच्छा, पराश्रव्य दिया गया है। अब देखिए, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पराश्रव्य को अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अब आप आसानी से जो इंग्लिश मीडियम का बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू से हम बताते हैं। देखिए, हमारी जो कान है ना, मानव कान, ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं 20,000 हर्ट्ज, या इसको हम लोग इस तरह से भी 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं ना, 20 किलो हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज बोलिए या 20 किलो हर्ट्ज बोलिए, एक ही चीज़ है। किलो हर्ट्ज को अगर हम हर्ट्ज में बदल देंगे तो इतना आ जाएगा। तो हमारी कान जो है ना, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक की जो आपकी ध्वनि तरंग है उनको सुन सकता है, और इसी को बोला जाता है ऑडिबल ध्वनि तरंग, यानी कि जो सुनने वाली है। ठीक ना, श्रव्य ध्वनि तरंग। अच्छा, 20 हर्ट्ज से जो कम है उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक, यानी कि अवश्रव्य, इसको अवश्रव्य बोला जाता है। ठीक है ना, इंफ्रासोनिक। और 20,000 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक है उसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। तो 20 हर्ट्ज से अधिक, इसी को अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य बोला जाता है। 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा ना, इसको बोला जाता है अवश्रव्य। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है?
तो फ्रेंड्स ये सिल्वर है, चांदी है विद्युत का सर्वोत्तम चालक। भारतीय संविधान में लोकसभा में, अब देखिए लोकसभा, यहाँ मैं विधानसभा के बारे में बताऊंगी इसलिए मैं पहले विधानसभा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति शब्द लगा हुआ है, जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई। किस अनुच्छेद में? भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 332 में विधानसभा में, 332 के तहत विधानसभा में, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए सीटों का आरक्षण है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिए 1957 में, ध्यान रखिएगा 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा में कामकाज की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। और इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सिफारिश किया था, जिसमें जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन का सिफारिश किया था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ था 1957 में। देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ? सबसे पहले देखिए 86वां संविधान संशोधन जो है ना, इसको ध्यान रखना है 2002 में हुआ था और ये जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था इसने, ठीक है। और इस संशोधन के माध्यम से जो आर्टिकल 21A है जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो इतना तो क्लियर हो गया। 86वां संविधान संशोधन के तहत 21 से जोड़ा गया जो कि मौलिक अधिकार है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया इसके द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ठीक है ना, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। तो 2010 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में देखिए मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? भारत में वोट देने का अधिकार जो है एक तरह का किस प्रकार का अधिकार है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? अच्छा, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको याद रखना है अभी ये 26वें मुख्य न्यायाधीश, नहीं भाई गलती बोल रहा हूँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं श्री ज्ञानेश कुमार। कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने। इनका नाम याद रखिए, इनका क्रम भी याद रखिएगा। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं और ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी होती है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता, अच्छा इसका गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का, और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ये गठन याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ना, ये आपका पूछा गया है कि अनौपचारिक संस्था नहीं। राज्य वित्त आयोग जो है ना, राज्य वित्त आयोग आपको पता है, सबसे पहले जान लीजिए इसका जो आयोग का प्रावधान है ना राज्य वित्त आयोग का, ये अनुच्छेद 243I में है, अनुच्छेद 243I में, यानी कि संविधान में इसका जिक्र है। एक तरह की संवैधानिक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना, ये एक संवैधानिक संस्था है। देखिए निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, संशोधन नहीं, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा लैंग्वेज दिया गया है कि संविधान संशोधन पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है। और ये भी ध्यान रखना है किस आर्टिकल को छोड़ करके, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो ये कौन सा अनुच्छेद है मैं यहाँ बता देता हूँ, अनुच्छेद 359 है, ठीक है ना। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 359 दे रखा है। भारत में चलित न्यायालय जिसको कि मोबाइल कोर्ट कहा जाता है, इसका मानस पुत्र कौन है? तो देखिए भारत में जो मोबाइल कोर्ट है इसका विचार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इसका विचारक माना जाता है, ये दिया था उन्होंने, APJ अब्दुल कलाम। और देखिए 2007 में हरियाणा में पहली बार जो है चलित न्यायालय की शुरुआत हुई थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे है? संविधान की व्याख्या, देखिए भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह देश की सबसे ऊंची न्यायिक संस्था है
और इसे संविधान के इस प्रावधानों की व्याख्या करने और संवैधानिक मामलों का निर्णय लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार भी माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी हैं अभी, और देखिए लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, इसको कैसे हटाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका आर्टिकल 94 याद रखिएगा, अनुच्छेद 94। ठीक है ना। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। और ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94 में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछेगा। भारत के वनों के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद ये 30 में है। तो 31 दिया गया, गलत दिया गया है। यह पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, तारे का रंग सूचक किसका है। तारे का रंग, तो तारे का रंग जो है ये सूचक किसका होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये होता है इसके तापमान का। ठीक है ना, उसके ताप का सूचक होता है। अच्छा, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, टाइटन। तो टाइटन जो है ना, ये सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है, तो फ्रेंड्स ये शनि का है, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अफ्रीका की कौन सी नदी है, तो ये लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की माही नदी है, याद रखिएगा, भारत की माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना, तो दोनों ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर के गुजरती है। चलिए, एक प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूँ। ठीक है ना। और फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, फटाफट बताइए। कर्क रेखा किस राज्य से, कमेंट करिएगा इसका आंसर। ठीक है ना, किस राज्य से होकर के यहाँ पर गुजरती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत का अपना पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। ठीक है ना, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। चलिए, तो पहले तो आप जानते हैं ना कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ करता है और सबसे कम किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग मिलान करेंगे। चलिए, यहाँ पर एक एक करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा। अच्छा, टोटल जो है ना, पहले इस प्रश्न का मैं बता देता हूँ, बहुत लोग कहेंगे इसका आंसर आपने बताया। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य आपको याद है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है कि भारत जो है ना, ये 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। देखिए, बढ़ते हुए क्रम में बता रहा हूँ, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ठीक है ना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो यहाँ पर देखिए नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये वाला क्रम यहाँ पर सही दिया गया। ठीक है। देखिए, भारत में शांत घाटी, साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स ये केरल में है। अच्छा, फूलों की घाटी ये कहाँ पर है, शांत घाटी तो केरल में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है। देखिए, सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मौलाना मजहरुल हक ने किया था। ठीक है ना, और पूछा जाता है किस आंदोलन के दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। पटना में है ये। चलिए, और ये गंगा नदी के किनारे दीघा में है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर का पठार जो है ये चूना पत्थर के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है, राजगीर में अवस्थित नहीं है, तो इसमें से देखिए नानक, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, ये राजगीर में है, लक्ष्मण कुंड नहीं है। उसके बाद देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। अब देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी यानी कि बिहार समाजवादी पार्टी, और एक है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठन हुआ था और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का 1931 में हुआ था। दोनों तरीके से याद रखना आपको। ठीक है। चलिए, खनिज दिया गया है और उनसे संबंधित यहाँ पर प्राप्ति स्थान दिया गया, मिलान का। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर
अबरक जो होगा ना ये गया हो जाएगा। अच्छा, इसमें से देखिए स्वर्ण आपने पढ़ा हुआ है कि स्वर्ण जो है जमुई में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, डोलोमाइट तो क्लियर है कि रोहतास में पाया जाता है। तो इसमें से देखिएगा चौथा जो है ना ये बिल्कुल क्लियर है। और आप देख सकते हैं सी में चौथा दिया गया है मात्र इस वाले विकल्प में। तो मैंने बताया कि अबरक यहाँ पर गया दिया गया है और यहाँ पर स्वर्ण दे रखा है मुंगेर, डोलोमाइट रोहतास ये सही है और पेट्रोलियम दे रहा है किशनगंज। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे तो इसके हिसाब से सी सही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था। तो ये पत्रिका कौन सी थी, तो इन्होंने जो है हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था, याद रखिएगा हुंकार पत्रिका का। किसने, स्वामी सहजानंद ने, ठीक है। चलिए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, मुर्शिदाबाद से। अब देखिए पहले राजधानी हुआ करती थी ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया, ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद, यहाँ शॉर्ट में मैं लिखता हूँ मुर्शिदाबाद। राजधानी पहले ढाका हुआ करती थी, ढाका से मुर्शिदाबाद लाया मुर्शीद कुली खान ने। किसने लाया था, मुर्शीद कुली खान ने, मुर्शीद कुली खान ने। राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया, मुर्शीद कुली खान ने। अब देखिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने कर दिया, तो फ्रेंड्स ये मीर कासिम ने कर दिया। तो यहाँ पर मीर कासिम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिहार में देखिए अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली, वास्तविक सफलता इनको कब मिली थी, तो वास्तविक सफलता इनको 1774 में मिली थी, ठीक है ना। 1774 से इन्होंने जो है बिहार में अपना वास्तविक जो व्यापारिक केंद्र थे वो स्थापित करने शुरू कर दिए थे। दरअसल जो सफलता तो इनको 1765 में ही जब मिल गया था, जब आपको मुगल सम्राट ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की थी 1765 में, ठीक है ना। बट 1774 में वास्तविक रूप से वास्तविक सफलता। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार में एक तो आपको उपोष्ण कटिबंधीय, एक आपको कहीं कहीं मिलेगा उपोष्ण कटिबंधीय, और देखिए उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर देखिए मानसूनी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का फुल फॉर्म बड़ा पूछा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका स्थापना हुई थी 1985 में, ढाका में इसका स्थापना किया गया था, बांग्लादेश का ढाका में, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। टोटल इसमें 8 कंट्री इसके मेंबर हैं। कौन कौन से देश हैं, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अपना इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है ना। 8 कंट्री इसके मेंबर है। चलिए, चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है। चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है और ध्यान रखिएगा इस ऊंचाई जो है पूछा गया है, ये चिनाब नदी पर है 359 मीटर। तो फ्रेंड्स देखिए ये 90 प्रश्न है। इन 90 प्रश्नों में आप सभी लोग अपना अपने स्कोर बता दीजिए। देखिए 91 से 100 तक में गणित के प्रश्न है और गणित के प्रश्न का मैं आंसर बना करके पूरा जब ये सेट हो जाएगा ना पूरा, तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। 10 सेट हो जाने दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने स्कोर बता दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।